हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 1, तो आप पार्ट नंबर 1 भी देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो आज जो है हम कुछ केमिस्ट्री का ही छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने वाले हैं और तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या के बारे में जानने वाले हैं। तो यदि आपको अभी तक याद नहीं है तो आज हम सब जो है इसी को याद करेंगे। तो यदि आप क्लास 10th में इस बार जाने वाले हैं तो आपके लिए यह केमिस्ट्री का जो क्लास होगा बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो चलते हैं, क्लास में ज़्यादा आपका समय नहीं वेस्ट करते हैं, क्लास पे आते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। तो हम सब जो है यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, समझ चुके थे कि मिश्रण के बारे में, है ना। एक बार फटाफट आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम सब पढ़े थे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान क्या पढ़े थे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन हो गया, संरचना हो गया, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है ना। उसके बाद हम सब समझे थे कि पदार्थ के बारे में, और पदार्थ के बारे में समझे थे क्या कि जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है और हम अपने जो ज्ञान इंद्रियां के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो महसूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ 3 अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हम सब पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में समझे थे कि पदार्थ के वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ के बारे में समझे थे कि 2 भाग में बटे हैं, एक तत्व हो गया और दूसरा यौगिक हो गया। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझे थे, तो यह जो है क्या है, मिश्रण है ना। तो तत्व को जो है 3 भाग में बटा होता है, एक धातु होता और एक अधातु होता और उपधातु होता है। जबकि यौगिक जो है 2 भाग में बटा हुआ होता है, एक सहसंयोजक यौगिक और एक आयनिक यौगिक होता है। उसके बाद मिश्रण के बारे में समझे थे कि एक समांग मिश्रण होता और एक विषमांग मिश्रण होता है। तो हम सब यहाँ तक समझ चुके थे। आगे जो है आज का क्लास में तत्व, संकेत और परमाणु संख्या के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला है, तत्व का नाम जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो है संकेत क्या होता है, तो H होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और यदि कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देंगे शॉर्ट्स वीडियो बना करके। ठीक है, तो यदि और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और हमें भी सपोर्ट कीजिए। आप तो बहुत को सपोर्ट किए हैं, तो इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, दूसरा नंबर है हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है, तो He होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो उसके बाद लिथियम। यदि लिथियम का देखा जाए तो संकेत Li होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है, अगला है बेरेलियन। बेरेलियन का जो है संकेत क्या होता है, Be होता है और परमाणु संख्या 4 होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो आगे है बोरोन। बोरोन का संकेत क्या होता है, B होता है और परमाणु संख्या 5 होता है। ठीक है, अगला है कार्बन, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और संकेत क्या होता है, तो C होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो N होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो अगले है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत O होता है और परमाणु संख्या 8 होता है ना। अगले प्रश्न है फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत F होता है और परमाणु संख्या 9 होता है। उसके बाद नियोन है, जिसका परमाणु संख्या
10 है और संकेत क्या हो Ne होता है। अगले प्रश्न है सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg होता है और परमाणु संख्या 12 होता है। अगले है एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम जिसका संकेत Al होता है और परमाणु संख्या 13 होता है। उसके बाद सिलिकॉन है, जिसका संकेत Si होता है और परमाणु संख्या 14 है। ठीक है। अगले है फास्फोरस। फास्फोरस का संकेत क्या होता है? तो आप सब बताइए। तो P होता है और परमाणु संख्या 15 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है अगले प्रश्न दिया हुआ है सल्फर। सल्फर जिसका संकेत S होता है और परमाणु संख्या 16 होता है। उसके बाद क्लोरीन है, जिसका संकेत Cl होता है और परमाणु संख्या 17 होता है। उसके बाद आर्गन होता है, तो आर्गन का संकेत Ar होता है और परमाणु संख्या 18 होता है। अगला प्रश्न है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और संकेत K होता है। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और संकेत Ca होता है। उसके बाद है स्केडियम। स्केडियम का संकेत Sc होता है और परमाणु संख्या 21 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है टाइटेनियम। टाइटेनियम का संकेत Tl होता है और परमाणु संख्या 22 होता है। अगले प्रश्न है वनाडियम। वनाडियम का संकेत V होता है और परमाणु संख्या 23 होता है। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत Cr होता है और परमाणु संख्या 24 होता है। उसके बाद मैग्नीज है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है और परमाणु संख्या 25 होता है। अगले प्रश्न है आयरन। आयरन का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए ये सब आप नोट करते जाइए। जहाँ जहाँ आपको VVI लगाते हैं या टिक लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो वो सब आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। और यदि आपको अभी तक यदि ये तत्व याद नहीं है, तो आप उसको याद कीजिए लिख कर दोस्तों। या तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 में, केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 3 परमाणु अणु आयन, उसमें एक पेज जो है पूरा दिया होगा तत्व का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो कम से कम दोस्तों आप जो है 1 से लेकर 30 तक ज़रूर याद रखिए। यदि आप 1 से 30 तक याद करते हैं, तो आपको जो है केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा। यदि कहीं भी समीकरण हो या रिएक्शन का अभिक्रिया करवाना है, तो ये सब में दोस्तों यदि आपको याद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आगे चलकर दिक्कत होएगा, केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी भी कुछ नहीं समय हुआ है, तो आप जो है 1 से 30 तक फटाफट याद कर लीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत CO होता है, परमाणु संख्या 27 होता है। उसके बाद है निकेल। निकेल का संकेत Ni होता है, परमाणु संख्या 28 होता है। उसके बाद है कॉपर। संकेत C होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। उसके बाद जी दिया हुआ है जिंक। जिंक मतलब हुआ जस्ता, जिसका संकेत Zn होता है और परमाणु संख्या 30 होता है। तो आप जो है कम से कम 30 तक तत्व याद कर लीजिएगा। आज का होमवर्क आपका यहाँ दे देते हैं क्या कि कल जो क्लास में जुड़िएगा, तो आप 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे हम सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आप बताने वाले दोस्तों, इसको एक एक क्वेश्चन करके कॉपी में आप अपना नोट करते जाइएगा। इतना बार ये प्रीवियस ईयर है, क्लास 10th का जो रामबाण कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल करेगा, तो वो सारा ऑब्जेक्टिव हम एक जगह इंक्लूड कर दिए हैं दोस्तों, एक जगह इकट्ठा कर दिए। आप सिर्फ लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो और यदि आप सिर्फ ऐसे सो के या बैठ के सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वैसे पढ़ाई दोस्तों नहीं होता। आप कह सकते हैं सिंसियर होइए और कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और आप नोट करते जाइए दोस्तों। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एकदम एक-एक करके आपको बारीकी से सारा डिटेल समझाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और पूरा तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। ठीक है? तो आगे जो है क्वेश्चन है कि कुल तत्व की संख्या। तो कुल तत्व की संख्या दोस्तों यदि देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक आवर्त सारणी हम सब जो देखते हैं, उसके बारे में जो काम किए थे सबसे पहले कौन आए थे? तो डोबेराइनर जो है नामक विद्वान जो है, उसको बनाया बनाया गया था दोस्तों। उसके द्वारा वो जो है वैज्ञानिक, तो कह सकते हैं वो जो है परमाणु भार के आधार पर तत्व को सजाया था। उसके बाद दूसरे बार जो उसके बारे में काम किए थे, तो दूसरे बार कौन आए थे आप सब बताइए फटाफट। तो दूसरे बार जो है न्यूलैंड्स आए थे, और न्यूलैंड्स का ही हम सब पढ़ते हैं अष्टक नियम। आगे जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या बोलेंगे? न्यूलैंड्स होगा। क्या होगा? तो न्यूलैंड्स होगा। ठीक है? और यदि ट्रेड्स रूल पूछा जाए, त्रियक नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर बोलेंगे। ठीक है? अगले फिर से ये तीसरा जो वैज्ञानिक उस पे काम किए थे, तो तीसरा था मेंडलीफ था। क्या था? तो मेंडलीफ था। और चौथा जो हम सब अभी पढ़ते हैं, तो वह मोसले का आवर्त सारणी पढ़ते। किसका पढ़ते हैं? तो मोसले का आवर्त सारणी। जब जो कि यदि देखा जाए तो डोबेराइनर हो या मेंडलीफ हो या कह सकते हैं क्या चीज़? तो बोलिए आप सब। न्यूलैंड्स हो। ये तीनों जो है परमाणु भार के आधार पर तत्व को सजाया था। किस पर सजाया था? सारा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। परमाणु परमाणु भार के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर सजाया था बोलिए? तो परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था, है ना? परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था। जबकि मोसले जो सजाया था आवर्त सारणी के, तो वो जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर सजाया था बताइए? तो परमाणु संख्या के आधार पर। तो याद रखिएगा कि डोबेराइनर हो या न्यूलैंड्स हो या मेंडलीफ हो, ये सब जो है आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया था। जबकि मोसले जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें प्रश्न याद रखिएगा कि कुल तत्व की संख्या कितना है? तो 18 है। कुल तत्व की संख्या 18 है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन है? तो सबसे हल्का तत्व जो याद रखिएगा हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जबकि प्राकृतिक के द्वारा जो तत्व बनाया गया था, तो प्राकृतिक के द्वारा तत्व जो है 98 है, 98 तत्व है। प्राकृतिक के द्वारा तत्व की संख्या कितना है? तो 98 है ना? उसके बाद यदि देखा जाए तो धातु की संख्या, तो 118 जो तत्व है उसमें से धातु की संख्या जो है 93 है दोस्तों। याद रखिएगा धातु की संख्या कितना है? तो 93 है। और अधातु की संख्या कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अधातु की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप सब बताइए कि धातु की संख्या 93 हो गया और अधातु की संख्या 18 है, तो आप फटाफट बताइए उपधातु की संख्या कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो है तत्व की संख्या कितना है? 118, जिनमें से धातु की संख्या 93 हो जाएगा और अधातु की संख्या 18 है, तो उपधातु की संख्या 7 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, है ना? तो अब थोड़ा सा हम बात धातु के बारे में समझ लेते हैं। धातु आखिर कहते किसको हैं? तो धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही धातु कहलाता है। या हम साधारण भाषा में समझे तो धातु का जो गुण होगा, धातु में चमक होगा। धातु में क्या होगा? चमक होगा। धातु उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है? धातु में चमक होता है। दूसरा बात बोल सकते हैं धातु आघात वर्धन्य और तन्य होता है। आघात वर्धन्य और तन्य होता है। आघात वर्धन्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आघात वर्धन्य का मतलब हुआ कि हम पीट कर उसे चादर के रूप में फैला सकते हैं, है ना? और तन्य का मतलब क्या हुआ? अब बताइए। तो तन्य का मतलब हुआ कि हम खींच कर उसे तार बना सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। ठीक है? ये भी प्रीवियस ईयर क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, आगे मिलेगा आपको।
यदि अधातु का पूछा जाए तो आप बताइएगा कि अधातु में कोई चमक नहीं होती। पहला पॉइंट याद रखेंगे, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। अधातु जो होता है भंगुर होता है। अधातु क्या होता है? तो भंगुर होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का माने क्या होता है? तो कुचालक का मतलब हुआ कि करंट का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फॉलो जो है नहीं करता है। जबकि धातु जो है, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, अपवाद में भी होता है। क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है कि एकमात्र धातु का नाम बताइए जो विद्युत का कुचालक है। तो याद रखेंगे सीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सीसा हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। क्योंकि हम बता रहे हैं क्या कि जितना भी अधातु है सब विद्युत का क्या है? तो कुचालक है। लेकिन दोस्तों अपवाद में भी होता है, तो जिसको एक्सेप्शन कहा जाता है ना। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो आप ये दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि एकमात्र अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। लेकिन याद रखिएगा जितना भी अधातु है वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है ना। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है उपधातु की संख्या। तो उपधातु की संख्या 7 हो जाएगा। उपधातु जो है, उपधातु कहते किसको? तो उपधातु का काम है दोस्तों कि धातु और अधातु को अलग करना, उसी को उपधातु कहा जाता है। मतलब इसे बॉर्डर लाइन के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन फिर से यहाँ पूछा जाएगा क्या चीज़ कि सबसे अधिक जो समस्थानिक किस धातु का होता है? पोलोनियम का। दोस्तों याद रखिएगा 27 मतलब 27 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन है? तो सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है सर्वाधिक उपलब्ध धातु। तो सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए। एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम का आप संकेत बताइए। तो एल्यूमिनियम का संकेत क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा। अच्छा, इसका आप परमाणु संख्या बताइए। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है किस ब्लॉक का तत्व है? ये जो है पी ब्लॉक का तत्व है। दोस्तों याद रखेंगे कौन ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का। अच्छा, फिर से इसका पूछा जाएगा कि बाहरी कक्षा में मतलब संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको केमिस्ट्री पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और यदि कहीं डाउट होगा तो फिर से थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, जो कि हम शुरू में ही समझ लिए थे कि सबसे हल्का तत्व क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी तत्व क्या होता है? आप सब बताइए। तो सबसे भारी तत्व जो ऑस्मियम होता है दोस्तों। क्या होता है? सबसे भारी तत्व जो होता है ऑस्मियम होता है। और सबसे हल्का धातु क्या होता है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। क्या होता है? सबसे हल्का धातु। तो सबसे हल्का धातु क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है क्या कि द्रव अवस्था में धातु। तो द्रव अवस्था में जो धातु होता है वह पारा है। क्या है? द्रव अवस्था में धातु पारा है, जिसको मरकरी कहा जाता है। ये एकदम दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ ना, एकदम घिना घिना के क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक द्रव अवस्था में धातु का नाम बताइए। तो याद रखेंगे पारा, जिसको मरकरी कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, इसका ये संकेत भी पूछा है, तो आप याद रखिएगा कि पारा का जो संकेत होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। दोस्तों इसका परमाणु संख्या भी पूछा है। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारा का अयस्क क्या होता है? तो पारा का अयस्क दोस्तों क्या होता है? सिनेवार होता है। पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेवार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है
कि द्रव अवस्था में अधातु का नाम बताइए। तो द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। इसका संकेत Br होता है और परमाणु संख्या 35 होता है। परमाणु संख्या आप याद रखिएगा, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है और संकेत क्या होता है? Br होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत का अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का अच्छा सुचालक दोस्तों कौन कौन है? विद्युत का अच्छा सुचालक जो है तो बोल सकते हैं Ag है, Cu है और Al है। Ag, Cu, Al। Ag मतलब हो गया दोस्तों चांदी होता है, Cu मतलब होता है कॉपर, मतलब कॉपर, और Al मतलब हो गया एल्यूमिनियम दोस्तों। तो विद्युत का अच्छा सुचालक एकदम चांदी, सबसे ज़्यादा ऑप्शन में जो रहेगा दोस्तों चांदी रहेगा। यदि नहीं रहेगा तब कॉपर या एल्यूमिनियम टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि चांदी होगा तो पहला ऑप्शन चांदी में ही टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि विद्युत का अच्छा सुचालक बताइए तो चांदी याद रखिएगा। और विद्युत का सुचालक अधातु बोले थे ना, क्या चीज़ कि एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है और उसको ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पेंसिल देखते हैं ना दोस्तों, तो पेंसिल का जो ब्लैक वाला बीच वाला भाग होता है उस वो जो है ग्रेफाइट का ही बना होता है, मतलब मुलायम होता है, कह सकते ग्रेफाइट मुलायम होता है। अगले प्रश्न है हड्डियों एवं दांतों का निर्माण। तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। किससे होता है? कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या 20 है। परमाणु संख्या कितना है? तो 20 है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न है सबसे क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील धातु तो सीजियम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सबसे क्रियाशील धातु सीजियम हो जाएगा। हाँ, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे क्रियाशील अधातु। तो सबसे क्रियाशील अधातु जो होता है दोस्तों क्या होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे क्रियाशील अधातु क्या बोलेंगे? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय या अक्रिय या नोबेल गैसों के नाम बताइए। यदि निष्क्रिय, अक्रिय, नोबेल गैस का नाम पूछा जाएगा तो इसी को दोस्तों शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य समूह का तत्व या 18वां ग्रुप का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 18वां ग्रुप के तत्व को ही निष्क्रिय कहो या अक्रिय कहो या इनर्ट गैस कहो या शून्य समूह कहो, सब उसी का नाम है दोस्तों। और इसमें कौन कौन तत्व होता है तो हम सब याद रखेंगे। हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है और रेडॉन होता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप एक टेक्निक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। तो हम कहेंगे हेमा, हेमा, नीलम और करीना, जियो, बेटा, रणवीर। क्या बोलेंगे? हेमा, नीलम और करीना, जियो, बेटा, रणवीर। ठीक है, उम्मीद करते याद हो गया होगा। हेमा, नीलम और करीना, जियो, बेटा, रणवीर। मतलब हे से हो गया हीलियम, नीलम, नीलम मतलब एन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि सबसे भारी अक्रिय गैस का नाम बताइए। तो दोस्तों क्या याद रखेंगे? रेडॉन होता है। और सबसे हल्की अक्रिय गैस तो हीलियम होता है। हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुयान के टायर में किया जाता है। मेला में देखते होंगे दोस्तों गुब्बारा जो धागा से बंधा हुआ रहता है, ऊपर उड़ते रहता है ना, तो उसमें हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्त, है ना। किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखेंगे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इसे जो है चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। अगले प्रश्न है कार्बन क्या है? तो कार्बन
क्या है? तो कार्बन क्या है याद रखिएगा, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कार्बन क्या है? तो अधातु है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? इनमें से कौन कार्बन का संकेत है? तो कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के याद रखिएगा 3 अपरूप होते हैं। हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरीन होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन का आकृति कैसा होता है? फुटबॉल की तरह होता है और इसका 24 वक्र होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न है कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? तो मुख्य रूप से होता है 2, लेकिन कह सकते हैं कार्बन 3 अपरूप। याद रखिएगा कि कार्बन के जो है 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो बोलेंगे हीरा होता है। क्या होता है? तो हीरा होता है। ठीक है, हीरा, हीरा क्या बोलेंगे? हीरा होता है। अब थोड़ा सा हम सब हीरा के बारे में जान लेते हैं, है ना। हीरा के बारे में तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है। आप याद रखिएगा हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो होता है मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है? तो ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है। उसके बाद है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट होते हुए भी चमकदार होती है। ग्रेफाइट जो है वह अधातु है, फिर भी उसमें चमक पाई जाती है ना। उसके बाद है आयोडीन अधातु होते हुए भी चमक होती है। अधातु होते हुए भी क्या होती है? चमक होती है। किस में? तो आयोडीन, है ना। आयोडीन जो है अधातु है, फिर भी उसमें क्या है? चमक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास बहुत आपको अच्छा लगा होगा। तो और यदि नहीं भी लगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। यदि समझ में नहीं आया या कहीं पे कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्लास में रखते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास जो होगा कल जो होगी उसके आगे होगा। तो आप जो है क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का अच्छे से रिवीजन करके आना है। हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका जवाब देते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।